हेलो। हाय बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम क्लास 10th में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने वाले हैं, लाइट का। लाइट चैप्टर जो आपका है फिजिक्स का चैप्टर है, इंक्लूड किया गया है। मुझे लगता है ऐसा आपको कि फिजिक्स जरा टफ लगती है, तो इसलिए प्लीज इस लेक्चर्स को आप ध्यान से देखिए। लाइट बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। बेसिकली आप इसे क्लास 10th में पढ़ रहे हो, इसलिए यहाँ सिर्फ लाइट का नाम है, लेकिन ये बेसिकली किसका पार्ट है, एक ऑप्टिक्स का पार्ट है, ठीक है ना। तो ऑप्टिक्स में अभी कई तरह के होते हैं, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ठीक। लाइट में यहाँ हमने क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। क्या पढ़ना है, रिफ्रैक्शन, पहले पढ़ना है आपको रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। लेकिन सिर्फ ये दो ही पार्ट्स नहीं होते लाइट के, और भी पार्ट्स होते हैं लाइट के। जैसे आपका प्रोपोगेशन ऑफ लाइट आप पढ़ते हो, आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हो, ठीक है ना, डाइफ्रैक्शन, डिस्पर्जन पढ़ते हो, लीनियर प्रोपोगेशन, ये सब आप पढ़ते हो। तो लाइट्स के कई और पार्ट्स होते हैं जिससे हमें लाइट के बारे में पता चलता है, जहां हमें उसका वेव नेचर भी पता होना चाहिए, पार्टिकल नेचर भी होना चाहिए। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ करंट जो हम पढ़ते हैं, उसमें हमने लाइट को हमें एक पैकेट्स के रूप में यूज करना पड़ता है। तो बहुत ज्यादा इसके डाइवर्जन है आपके पास कि हम लाइट को कैसे कैसे देख सकते हैं या कैसे कैसे मेजर कर सकते हैं। लेकिन आप बेसिकली 10th में पढ़ रहे हो, तो आपको बस क्या पता होना चाहिए कि यहाँ पर आपके पास रिफ्लेक्शन क्या है और रिफ्रैक्शन क्या है, ठीक है ना। डिस्पर्जन और के बारे में हम थोड़ा बहुत ह्यूमन आई के बारे में पढ़ लेंगे। ह्यूमन आई में है थोड़ा बहुत कंसेप्ट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी है उसमें, लेकिन यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ठीक। तो बेसिकली लाइट चैप्टर शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि लाइट क्या है, हम लाइट को कैसे कह सकते हैं, ठीक है ना। तो लाइट हमारे लिए क्या है, हम कैसे उसे मेजर करेंगे, कैसे हम उसे मेजर करेंगे, कैसे हम उसे देखेंगे या फिर कैसे उसे समझेंगे। तो सबसे पहली बात, तो लाइट एक तरह से हम क्या कह सकते हैं कि जिसको हम देख पा रहे हैं, तो एक विजिबल रेडिएशन है, ठीक है। तो लाइट को हम क्या कह सकते हैं, इट इज अ विजिबल रेडिएशन। मैं इधर लिख देता हूं, हमारे लिए क्या है, विजिबल रेडिएशन है। लाइट हमारे लिए विजिबल रेडिएशन हो गई, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर हमारे पास लाइट का वो पार्ट है जो हम देख पा रहे हैं, तो विजिबल रेडिएशन हो गई, तो फिर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, इसमें क्या क्या अंतर है। सबसे पहले देखते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन बेसिकली आपने थोड़ा बहुत पहले भी पढ़ा होता है। इसमें बेसिकली है क्या, देखिए, हमने मिरर लिया, ठीक है, हमने इसे M और N नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, M और N, ठीक। अब इसमें बेसिकली हो क्या रहा कि इसमें जो लाइट आ रही है, ये एक रे आ रही है, कौन सी, लाइट, तो ये एक ही मीडियम में जा रही है वापस, ठीक है ना। तो ये हमारी इंसिडेंट रे थी, तो हमने करा इंसिडेंट, इसे इंसिडेंट रे बोलते हैं, हमने IR लिख दिया। इसे रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं, इसे RR लिख दिया, ठीक। ये हमारी नॉर्मल होगी, तो मैं N यहाँ लिख चुका हूं, तो मैं N डैश ले लिखता हूं। ये बेसिकली क्या है, रिफ्लेक्शन है। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट in a one medium gets reflected in the same medium, मतलब मीडियम चेंज नहीं हो, मतलब अगर मिरर था तो मिरर के उधर ही रहे, तो यही क्या हमारा होता है, रिफ्लेक्शन होता है। अब बेसिकली ये क्या होता है, इसमें ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, आई से डिनोट करते हैं, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसको R से करते हैं, ठीक है। तो ये आपने थोड़ा बहुत पहले भी पढ़ा हुआ है। जैसे आप प्लेन मिरर में देखते हो, तो आपके पास क्या है, आपको अपना फेस दिखाई जाता है ना, तो इसमें क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सेम चीज यही है। तो इसमें हम देखते हैं कुछ लॉज। सबसे पहले आपका क्या है यहाँ पे, लॉज। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला लॉ क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस ये आई, उसी एंगल ऑफ इंसिडेंस से वापस आएगी, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये हर केस में होता है, मतलब ये तो स्मूथ है, अगर रफ होता तो रफ में भी होता है। रफ का देखिए, जैसे ये रफ, तो ये एक आ रही है इंसिडेंट जैसे, ठीक है ना, ये नॉर्मल। अब मान लीजिए इंसिडेंट ये कितने पे आ रही है, ये मान लीजिए 30 डिग्री पे आ रही है, तो ये भी यहाँ से 30 डिग्री पे ही जाएगी, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि चाहे रफ हो चाहे स्मूथ हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दूसरा देखिए, दूसरा लॉ क्या कहता है हमारे पास कि जो इंसिडेंट रे है,
और रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल, तीनों के तीनों एक प्लेन पे लाई करने चाहिए। अब एक प्लेन पे लाई करनी चाहिए, इसको कैसे समझेंगे देखते हैं। नॉर्मल और लाई इन सेम प्लेन, ठीक है ना, ये आपको होना चाहिए। बेसिकली हुआ क्या, जैसे मैंने सपोज करो दो ले लिए, एक ये हमारे पास इंसिडेंट रे था, ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे, ठीक, और बीच में एक और ले लेते हैं, वो नॉर्मल रे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल हो गया। तो ये तीनों एक प्लेन में, ऐसा नहीं होगा कि ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट है और ये आपके पास इस तरह से निकल कर है, ठीक है ना, तो ये कभी नहीं होगा। तो ये एक प्लेन में होगी, तो इसको बोलते हैं हम इंसिडेंट रे, ठीक है। सॉरी, इसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड लॉ की, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये तो दो लॉज हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, देखिए सबसे पहले, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट गेट रिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम मीडियम, दिस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहला था एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा बहुत कि रिफ्रैक्शन क्या है। अगर रिफ्लेक्शन ये है तो रिफ्रैक्शन क्या है, आपको पहले बेसिक कंसेप्ट्स दोनों के बारे में पता होने चाहिए, फिर हम डिटेल में एक एक के बारे में पढ़ेंगे। और पहले हम छोटे छोटे टॉपिक्स जिससे हमें जो पता चल रहा है वो हम देखेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या है, बेसिकली ये रिफ्रैक्शन के लिए बात करें, हमने यहाँ पर क्या लिया, एक मीडियम ले लिया। यहाँ पर मीडियम चेंज होता है, ये एयर हुआ और ये मान लो ग्लास, ठीक है ना। तो ये एयर और ग्लास हुआ, ठीक है। देखिए इसमें बेसिकली हुआ क्या, ये आपके पास एक रे है, तो इसको क्या बोला आपने, इंसिडेंट रे। ये नॉर्मल बना है, तो ये दूसरे मीडियम, यहाँ रिफ्लेक्ट बैक हो गया ना, दूसरे मीडियम में आ गई, तो दिस इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये बेसिकली अपोजिट एंगल्स होने चाहिए, तो ये हम अभी देखेंगे कैसे बेंड हो रहा है, टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब किस साइड में बेंड होगी। तो ये अभी हम देखेंगे, ये नॉर्मल हो गया, इसको एन डैश लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल हो गई, तो सबसे पहला कि यहाँ मीडियम चेंज हो रहा है। तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है, मीडियम चेंज नहीं हो रहा था, एक ही मीडियम में रिफ्लेक्टेड बैक हो जा रही थी। वेदर द सरफेस इज स्मूथ और रफ, इट ऑलवेज फॉलोज द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। अब वही सेम चीज यहाँ आती है, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में पहला क्या है, व्हेन अ लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर मीडियम, इट बेंड्स टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब ये नॉर्मल के पास या नॉर्मल से दूर जाएगी, तो इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो ये कैसे जाएगी वो हम अभी देखेंगे, पहले देखते हैं इसके लॉज। इसके भी दो लॉज है। पहला लॉ क्या कहता है, बेसिकली इसमें हुआ क्या कि ये जब आ रहा था, हमने कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए, तो इसमें एक साइन आई इक्वल्स टू साइन आर, ये हमेशा एक कांस्टेंट होता है, ये निकल गया। कैसे पता चलेगा आपको, देखिए हमने कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए, तो सबसे पहले देखा हमने ये आई ले ली, ये आर ले ली। तो यहाँ पर वैल्यू थी I1 सपोज करो, तो यहाँ पर वैल्यू आई R2, ठीक है, सॉरी R1, I2 आया, तो ये R2 आया, ऐसी आउट गए। तो हमने हर बार देखा, हमने दोनों का क्या लिया, साइन एंगल्स का रेशियो लिया, साइन I1 और साइन R1, ये किसके बराबर आया, सपोज करो 2 के बराबर आया। ऐसे ही I साइन I2 और साइन R2, ये भी किसके बराबर आया, 2 के बराबर आया। तो ठीक है, तो ये भी 2 आ रहा है, ये भी 2 आ रहा है, हर केस में यही आ रहा था। तो इसका मतलब हमने एक यूनिवर्सल लॉ देखा यहाँ पर कि साइन I अपॉन साइन R इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये हमेशा होगा ही होगा। और इसी को हम, इस लॉ को क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ बोलते हैं, ठीक है। तो पहला लॉ तो क्लियर हो गया। दूसरा लॉ सेम जो इसमें कहा था कि इंसिडेंट रे, तो यहां पर भी होगा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन, ऑल लाई इन सेम प्लेन। तो दूसरा लॉ तो सेम है,
पहला लॉ भी में थोड़ा सा चेंज है, वो आपने देख लिया कि उसको क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ बोलते हैं। साइन आई अपॉन साइन आर हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू निकल के आएगी और उसी को हम क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ बोलते हैं। क्योंकि आपको पता है कि ये लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो लाइट तो हमेशा कैसे ट्रेवल करती है, स्ट्रेट ट्रेवल करती है, और उसे क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। तो रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट की बात करें तो लाइट हमेशा स्ट्रेट ट्रेवल करेगी, यहाँ आई तो वो बेंड होकर यहाँ पर स्ट्रेट जाएगी, वो कभी ऐसे नहीं जाएगी, आई और ऐसे मुड़ गई। तो ये दिस इज नॉट द राइट वे टू ड्रॉ द डायग्राम। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि लाइट हमेशा स्ट्रेट ट्रेवल करती है रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, तो वो अगर बेंड हुई तो पूरी की पूरी स्ट्रेट बेंड होके जाएगी और इनका रेशो हमेशा कांस्टेंट आएगा और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ बोलते हैं। और पहला क्या है, ये लॉ क्लियर हुआ। दूसरा क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सब के सब एक प्लेन पे लाई करेंगे, जो मैंने अभी बताया। तो इसलिए मैं इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, इस पे ध्यान देना, क्योंकि स्नेल्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे कुछ नई टर्म्स निकल के आती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप इसे फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हटता हूँ साइड में, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए गाइस, हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमने देखा अभी स्नेल्स लॉ आपको क्लियर हो गया। अब स्नेल्स लॉ से हम देखते हैं कि क्या चीजें हम निकल के आती है और उससे हम क्या कंसेप्ट को समझते हैं स्नेल्स लॉ, ठीक है। ये हमारे पास स्नेल्स लॉ कह रहा था कि साइन आई अपॉन साइन आर जो हमारे पास था वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ पर हम दो मीडियम लेते हैं। पहले इसको एक हमने नाम दिया, यहाँ पर वो नाम क्या दिया हमने उसको बेसिकली स्नेल्स लॉ क्या रहा था कि साइन आर कहाँ पर आ रहा था, सेकेंड मीडियम में आ रहा था। साइन आर कहाँ आ रहा था, फर्स्ट मीडियम में आ रहा था, तो उसको हमने बोला एन से डिनोट कर। तो ये गोल क्या रहा, इट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं इट इज अ रेशियो ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो ये क्या आ रहा है, सेकेंड मीडियम हमने पहले लिया, उसके बाद फर्स्ट रेशियो आ रहा है सेकेंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो इसको ध्यान रखना कि हम इसको पढ़ते कैसे हैं। इसको हमने नाम दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। क्या दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये जो एन है वो हमारा क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास स्नेल्स लॉ एक चीज से नई टर्म लेके आया, क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आपको पता होना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। और ये क्या है, एन मतलब स्पीड ऑफ लाइट विद सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट इन अ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ये कहना चाह रहा है कैसे, देखिए आपके पास ये एयर था, ये ग्लास है, यहाँ पे ये आया, यहाँ पर आ रहेगा। तो ये जब आया तो ये बेंड हुई कुछ इसी तरह से। अब यहाँ ग्लास की ये इसकी वैल्यू आती है हमारे पास 1.33, ठीक है। ग्लास के साथ हमारी वैल्यू आती है 1.33, सॉरी वाटर के साथ आती है 1.3, 1.5, ठीक है। ये वैल्यू आपको याद नहीं रखनी है, लेकिन जनरली 10th क्लास में आप एयर तो ग्लास यूज करते हैं तो 1.5 होता है, वाटर यूज करते हैं तो 1.33 होता है, डायमंड का करते हैं तो 2.42 होता है। जनरली ये यूज होता है, इसलिए वैल्यूज याद हो जाती हैं, लेकिन आपको वैल्यूज याद नहीं रखनी है, ठीक है। तो आप जब एयर से ग्लास में ट्रेवल करें तो आपने देखा कि जो रेशियो आया वो 1.5 आया, ठीक। अब जब एयर से वाटर में करें तो 1.33 आया, और एयर से डायमंड में करा तब तो हमारे पास 2.42 आया, सबसे ज्यादा तब आ रहा है। तो इसका मतलब ये आ रहा है कि हम अगर जाते जा रहे हैं डेंस, देखिए ग्लास, वाटर और डायमंड, तो वाटर में सबसे कम था, उससे ज्यादा ग्लास में हुआ, फिर डायमंड में हुआ। तो हम ध्यान से देखें कि हम जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हमारे पास क्वांटिटी डेंसर होती जा रही है, वाटर लेस डेंसर है, ये ज्यादा डेंसर है, ये उससे ज्यादा है, तो हमारी किसकी वैल्यू बढ़ रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बढ़ रही है। तो हम एक चीज इसमें निकल के आई कि हम जैसे जैसे डेंसर मीडियम, रेयरर टू डेंसर मीडियम जा रहे हैं तो हमारे पास वैल्यूज बढ़ती जा रही हैं। तो अब बात ये आती है, पहली बात तो कि ये जो हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी आ गई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया, ठीक है ना। तो इसको एन से रिप्रेजेंट कराएं, किसी किसी बुक में म्यू से भी होगा,
तो आप लोग जिससे भी करना चाहें उससे कर सकते हैं, लेकिन एन से ही इनफ, ठीक है ना। आपको अलग अलग एक नोटेशन लेके चलिएगा, आप लोग अलग अलग नोटेशन लेके चलेंगे तो आपको ही प्रॉब्लम होगी। तो अब देखते हैं बेसिकली ये अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी थी, जैसे कि स्पीड होती है और भी होती है, तो उनकी कुछ यूनिट्स होती है, तो इसकी कोई यूनिट्स है? इसकी कोई यूनिट्स नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली क्या है, रेशो है। किसका? एंगल्स का बेसिकली रेशो है। तो रेशो की कोई यूनिट नहीं होती, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं है। और हम जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं डेंसर मीडियम में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है। ये क्लियर हो गया आपको? ठीक है। अब हम देखते हैं आगे। बेसिकली आगे आपके पास देखिए क्या है, तो ये आपको इतना क्लियर हुआ। अब हमें पढ़ना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो हमने करा है वो ग्लास रिफ्रैक्शन, बेसिकली हम रिफ्रैक्शन के छोटे छोटे टॉपिक्स कर रहे हैं जो आपको समझने बहुत जरूरी है पहले बेसिक कंसेप्ट्स के लिए। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अब हम देखते हैं ग्लास स्लैब में। किसमें? ग्लास स्लैब। ठीक है। तो हमने जैसे मान लिया हम एक स्लैब बनाते हैं, ये हमने एक स्लैब बनाया। ग्लास स्लैब का मतलब एक हमने, ये हमारा ग्लास का बना है पूरा, ठीक है ना। इसके ऊपर एयर है, इसके नीचे भी एयर है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, एयर टू ग्लास जा रही है, ग्लास टू एयर जा रही है। तो यहाँ पर मीडियम अल्टीमेटली जिससे शुरू हुआ था उसी मीडियम में लाइट आ रही है। तो ये एक्सपेरिमेंटल भी है, एक आपकी बुक में दिया हुआ एक्सपेरिमेंट्स में। ये स्लैब बना हुआ है जो ग्लास का है, ठीक है ना। एक तरह से रेक्टेंगल है जो स्लैब का बना हुआ है। ये कहने का मतलब इससे जो हमने लाइट ट्रेवल कराई तो हमने क्या ऑब्जर्वेशंस देखी, ये हमारे पास कहने का मतलब है। तो सबसे पहले तो मैंने ये बना दिया एक स्लैब का टॉप मोस्ट पॉइंट, ये हमने स्लैब के ऊपर की फिगर बना। अब हमने मतलब एक तरह से हमने 2D में बना दिया। यहां से एक लाइट ट्रेवल करवाई, ये एयर था हमारे पास, ये ग्लास था, फिर अगेन एयर। तो जब यहां से ये हमने ट्रेवल करवाई तो ये हमारे पास क्या आया, नॉर्मल आया, ठीक है। N1 लिख देता हूं मैं इसे। ये इंसिडेंट रे थी IR, ये रिफ्लेक्टेड रे हुई RR, यहाँ पहुंची दोबारा क्या हुई N2 नॉर्मल है। ये भी यहां से भी तो लाइट ट्रेवल होगी दोबारा, और ये क्या हो जाएगी, ये हमने माना कि रिफ्लेक्टेड रे होगी, तो ये हमने बोला इमर्जेंट रे है। क्या है? इमर्जेंट मतलब निकलना, ठीक है ना। तो इमर्जेंट रे है, इसको मैं ई से डिनोट कर दे रहा हूं यहाँ पे, ये ई हो। ये देखेंगे अगर हम इसको बढ़ाएंगे ऐसे करके तो ये हमेशा पैरेलल आती है इसकी, ठीक है ना। तो ये हमेशा पैरेलल आती है। आपके उसमें एक्सपेरिमेंट्स भी दिया है। तो बेसिकली ये हो क्या रहा है, ये पैरेलल क्यों आ रही, क्योंकि आपने जिस मीडियम से शुरू किया था उसी मीडियम में इसे इमर्ज कर दिया, ठीक। तो इसमें हुआ क्या कि हम पहली बात तो एक लॉ फॉलो होगा, वही I इक्वल्स टू E। भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस ये था, एंगल ऑफ इमर्जेंट ये था, तो ये तो वैल्यू वही रहेगी, क्योंकि हमारे पास बेसिक लॉ तो फॉलो होना चाहिए, ठीक है ना। तो वही चीज की एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो यहाँ पर भी I इक्वल्स टू E होगा। पहली बात तो ये, ठीक। दूसरी बात कि इंसिडेंट रे, सॉरी रिफ्रैक्टेड रे और इमर्जेंट रे के बारे में अगर हम देखें तो दोनों के दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ठीक। रेक्टेंगुलर स्लैब में जब आप एक चीज करते हो तो आपने एक चीज देखी कि बेसिकली हुआ क्या, ये हमारे पास एयर टू ग्लास था। तो एयर टू ग्लास की हम बात करते हैं, एयर हमारे पास ये था, यहां आया, ग्लास हमारा यहां बेंड हो, ठीक है। ऐसे जाना चाहिए था लेकिन ये ऐसे हो गया, ठीक। तो ये हमारे पास एयर टू ग्लास हम जब गए तो हमने देखा कि ये रेयर मीडियम था। रेयर मतलब जिसकी डेंसिटी कम हो, डेंसर मीडियम ये जिसकी डेंसिटी ज्यादा हो। तो जब हम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम गए तो हमने देखा लाइट किधर को बेंड हुई, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो
तो हम क्या बोलेंगे, बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। मैं बार बार आपको कहता हूं ना, मैं आगे देखेंगे हम। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम चलते हैं तो हमारी जो लाइट होती है वो बेंट होती है टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ जाती है। और सेम चीज अगर हम रिवर्स कर देंगे तो क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम जब हम जाएंगे तो किधर को बेंड होगी, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है ना। तो गाइज ये क्लियर हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में, ठीक है। तो फटाफट से आप लोग नोट करिए पहले इसे, तो हम फिर आगे चलते हैं। फटाफट से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो। मैं हट जाता हूं, फिर हम आगे चलते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं गाइस। देखिए हमें क्या था कि मैंने अभी आपको बोला कि रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम हम चल रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि हम किधर को जा रहे हैं, टू बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है ना। पहली बार क्लियर हुआ चीज। फिर डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम अगर हम जा रहे हैं तो किधर को बेंड हो रही है, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर भाग रही है। तो आपको याद कैसे रखना है, देखिए बेसिकली या तो आपको ऑटोमेटिक हो जाएगा, लेकिन फिर भी इसके लिए आप याद कर सकते हैं। कैसे, देखिए आप बेसिकली करिए क्या है, यहाँ पर आप DAR मतलब डर, इससे भी याद कर सकते हैं। और भी बहुत तरीके हैं, आप अपने हिसाब से याद करना चाहें तो अपने ट्रिक्स लगाकर याद भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, डर मतलब दूर भागना, ठीक है ना। तो वही डेंसर टू रेयरर, डी से हो गया डेंसर, आर से हो गया रेयरर, और डर का मतलब अवे। तो आपको एक याद हो जाएगा तो ऑटोमेटिक दूसरा याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो डेंसर टू रेयरर मीडियम में जब भी जाते हैं तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। ये आपको क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने जब देखा तो उससे हमें पता क्या क्या चला, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उससे क्या और चीज आई। सबसे पहले आपने एयर ग्लास का भी देखा था, ये था आई, ये आर, ठीक। तो ये कितना था, पहले एयर और वाटर का देखते हैं। तो इसको हम एक और चीज से नोटिस कर सकते हैं, या फिर एक और चीज से रिलेट कर, इसको क्या, ये बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है ना। स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की किस स्पीड से चल रही उसका रेशियो है एक तरह से। तो हम ये कह सकते हैं कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू n/1, मतलब सेकेंड मीडियम में जो हुआ विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो ये बेसिकली किसके बराबर है, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन सेकेंड, पहला और दूसरा। तो हमने ये देखा कि हम इसको किससे रिलेट कर सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट से भी रिलेट कर सकते हैं। तो मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके बराबर भी आया। तो हमारे पास रिलेशन क्या आ गया, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू n/1, मतलब सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, इसी के साथ स्पीड ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। ये आपके पास वैल्यूज आई। तो अब इससे हमें पता क्या चला, अगर हमने इसका रिवर्स कर दिया, अगर मान लो हमने वैल्यू ले ली, ये ले ले हम साइन, ये सपोज करो ज्यादा 45 डिग्री ले लिया हमने, और ये 30 डिग्री ले लिया। ये मैंने 45 और 30 क्यों लिए, क्योंकि ये वैल्यू हमें पता होती है, ठीक है ना। ये आई NW8, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। अब इसी चीज को अगर मैं रिवर्स कर दूं यहां से, तो अगर हम रिवर्स करते हैं, यहाँ वाटर है, यहाँ एयर है, अभी क्या रहा है, डेंसर मीडियम टू रेयरर जा रहा है, तो ये क्या करेगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, और ये 45, सेम वही चीज आनी चाहिए। तो बेसिकली अगर इसकी वैल्यू हम माने कितनी आ गई, NWA की वैल्यू कोई
टर्म काट के आ गई हमारे पास, हम सपोज करते हैं वाई आ गई, क्या आ गई, वाई आ गई, सपोज करा हमें। तो यहां पर क्या आना चाहिए, एन ए डब्ल्यू इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री अपॉन साइन 45 डिग्री, ये होना चाहिए। तो साइन 30 डिग्री अपॉन साइन 45 डिग्री की अगर हम देखें तो ये क्या है, इसका रिवर्स है। तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या हो गया, 1 अपॉन एन डब्ल्यू ए। तो एन डब्ल्यू ए की वैल्यू क्या थी, 1 अपॉन वाई। तो हमने ये देखा कि ये दोनों क्या होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, रेसिप्रोकल होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो ये किसके बराबर होगा, रेसिप्रोकल ऑफ N12। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको याद रखना है, कई जगह आपको यूज भी होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू 1/2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। ठीक है ना, क्लियर हुआ चीज। अब देखिए बेसिकली ये आपने क्लियर कर लिया तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये रिलेशन तो आ गया दो के बारे में, लेकिन अब हम देखते हैं कि जब हमने 3 मीडियम लिए यहां पर, ठीक है ना। अब बेसिकली हमने अभी ये एक मीडियम यहाँ एयर टू वाटर गया, सपोज करो नॉर्मल हो गया, एयर टू वाटर, यहाँ वाटर है और यहाँ पर ग्लास है। ये कुछ ऐसा होता। अब ये बेसिकली इसके पैरेलल नहीं आएगी, क्योंकि ग्लास स्लैब में क्या हुआ था, मीडियम सेम था, यहाँ एयर था तो एयर में ही आ गई, यहाँ पर आपने अलग मीडियम यूज कर लिया। तो हम ये कह सकते हैं ये फर्स्ट मीडियम हो गया, ये 3 मीडियम। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर एन थर्ड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम निकालना है। अब तो इसके लिए यहाँ पर और यहाँ के जो मीडियम होंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, वही तो यूज होंगे और यहाँ का यूज होगा। तो ये आपको करना क्या है, यहाँ एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं कराने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा। यहीं से आपका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझ में आएंगे, नए कंसेप्ट यहीं से जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। इसमें बेसिकली हुआ कि यहाँ पर चार्ट हमें चाहिए, तो यहाँ पर पहला तो आप ऐसे ही लिख दीजिए और ये जो लास्ट है वो यहाँ लिख दीजिए, ठीक। और उसके बाद जो बचा मीडियम उसको आप एज इट इज लिख दीजिए, तो आपके पास वही सेम चीज आ जाएगी। ठीक है ना, तो सेम चीज क्या आ जाएगी, वही चीज आ जाएगी। तो क्लियर हो गया आपको ये। तो इसमें क्या है, बेसिकली आपको जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 मीडियम का दे रखा है तो आपको कैसे यूटिलाइज करना है इसे। तो ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि कई बार आपके पेपर में या फिर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब 3 मीडियम्स की बात करें, मीडियम चेंज हो, वहां पर मीडियम सेम चीज नहीं होनी चाहिए। रेक्टेंगुलर स्लैब में क्या हुआ था, यहाँ पर एयर था तो यहाँ पर भी एयर था, यहाँ से ग्लास था, तो क्या हुआ था वहां पर अल्टीमेटली जिस मीडियम से निकली उसी मीडियम में आ गई थी। लेकिन यहाँ पर जिस मीडियम से निकली उस मीडियम में नहीं गई, यहाँ पर मीडियम चेंज हो गया, हर बार यहाँ पर मीडियम चेंज हो गया। तो उसको इस तरह से यूटिलाइज करना है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या समझ में आई कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमें पता क्या चला कि एक तो हम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, दूसरा स्पीड ऑफ लाइट से निकाल सकते हैं, तीसरा कि वो रेसिप्रोकल होता है किसके, अगर हम सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम निकाल रहे हैं तो फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम आएगा। और कैसे हम यूटिलाइज करते हैं जब हमारे पास बहुत सारे मीडियम्स हो जाएं। ठीक है ना, तो ये चीज आपको क्लियर होगी। आप फटाफट से आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या हुआ, आपने ये पढ़ लिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कैसे आपको स्पीड ऑफ लाइट का भी पता चल जाता है। ठीक है ना, तो जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तब आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर में है, बेसिकली आपके 10th में जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो इलेक्ट्रिसिटी में है, स्पीड ऑफ लाइट में है, मतलब लाइट चैप्टर में है। तो इन्हीं सब चैप्टर्स में न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो आपको क्लियर होने चाहिए न्यूमेरिकल्स कि जहां जहां आप
यूटिलाइज कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स में अपना, क्योंकि न्यूमेरिकल एक ऐसी चीज होती है जहां पर आपने पूरा आप 100% गेन कर सकते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट में हो सकता है 1-2 नंबर कट जाए, लेकिन न्यूमेरिकल्स में ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो हम आगे देखते हैं। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बेसिकली आपको ये पता चला कि क्या क्या आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ही छोटा सा पार्ट एक और देखते हैं हम। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, ये आपको क्लियर हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली बता क्या रहा है हमें, ये देखते हैं। यहां पर मैंने लिया एयर, यहां नीचे हमने क्या लिया, यहां पर हमने वाटर लिया, ठीक है ना। तो यहां पर वाटर के पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर थे, तो हमने कहा ये क्या हुआ, यहाँ 1 पॉइंट, ये आई हो गया, सॉरी हाँ इंसिडेंट रे हो गया, ये आई हो गया, ये आर हो गया, ये पार्टिकल्स थे वाटर के जो थोड़ा दूर दूर थे, ये 1.33 आया। यहां पर सेम हमने लिया एयर, एयर के साथ हमने ग्लास लिया। अब ग्लास के पार्टिकल्स जो होते हैं ये हमारे पास इंसिडेंट रे है, ठीक है ना। ग्लास के पार्टिकल्स जो होते हैं वो थोड़ा वाटर से ज्यादा डेंस होते हैं, तो ये और बेंड हो गए टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये आई और आर हो गया। तो यहाँ पर 1.5 आया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पर क्या आया 1.33 आया, ठीक। तो अब देखते हैं हम डायमंड के साथ, ये एयर है और यहाँ हमने डायमंड ले लिया। तो डायमंड जब हमने लिया तो डायमंड बहुत ज्यादा डेंस्ड होता है, ठीक है ना। तो जब बहुत ज्यादा डेंस्ड है तो ये बहुत ज्यादा इधर को बेंड हो गया, तो ये क्या हो गया आर है, ये आई है, तो इसकी एन की वैल्यू कितनी आती है 2.42। तो हमें बेसिकली पता क्या चला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पता क्या क्या चल रहा है, एक तो डेंसिटी ऑफ मीडियम, तो जितनी ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना हमें पता चलेगा कि डेंसिटी ऑफ मीडियम क्या है, ठीक है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पहली चीज हमें पता चली डेंसिटी ऑफ मीडियम, डेंसिटी ऑफ मीडियम हमें पता चला। दूसरा, अब आप ध्यान से देखिए, जब आप चल रहे हैं यहां पर जब आप आ रहे हैं तो स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा थी क्योंकि डेंसिटी कम थी, यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट उससे ज्यादा हुई तो स्पीड ऑफ लाइट कम हो गई। यहाँ पर डेंसिटी बहुत ज्यादा हुई तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो गई और कम हो गई। तो इसका मतलब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो स्पीड ऑफ लाइट कम, तो यहाँ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पर क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इसको हम क्या बोलेंगे 1 स्पीड ऑफ लाइट। तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा ना कि क्या हुआ बेसिकली, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता चला गया तो स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में उतनी कम हो जाएगी क्योंकि भाई डेंसिटी बढ़ गई, ठीक है ना। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक तो डेंसिटी ऑफ मीडियम कि जितनी ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा स्पीड ऑफ उतना ज्यादा डेंसिटी ऑफ मटेरियल, डेंसिटी ऑफ मीडियम होगा। दूसरा, स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में उतनी ही कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। तीसरा, अब क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक चीज और रिप्रेजेंट करता है, वो कहता है डिग्री ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, कि कितने एंगल तक डिग्री बेंड हुई, तो वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बेसिकली वही तो इसकी डेफिनेशन भी है, डिग्री ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है। तो आज के लेक्चर में गाइस इतना ही। आप इन लेक्चर्स को उन बच्चों तक पहुंचाइए जिनको इनकी नीड है। आपसे बस ये रिक्वेस्ट है कि जो भी चीज हम करा रहे हैं अपनी नोटबुक में नोट करते जाएं। आज का होमवर्क इसके साथ अटैच्ड है, सारे के सारे नोट्स आप तैयार करिए। फिजिक्स का ये पहला चैप्टर है जो हमने स्टार्ट किया है यहाँ पर, ठीक है ना। तो आज हमने पढ़ा क्या बेसिकली, एक मैं फटाफट से आपको रिकैप करवा देता हूँ। सबसे पहले लाइट, व्हाट इज लाइट, फिर हमने पढ़ा रिफ्रैक्शन क्या होता है, पहले पढ़ा हमने रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या उसके लॉज पढ़े, तो रिफ्रैक्शन पढ़ा उसके लॉज पढ़े, फिर हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अलग अलग तरीके कैसे हम निकाल सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट से, ठीक है ना। तो जब हमारे पास मीडियम चेंज हो रहे हैं
तब कैसे हम यूज करेंगे, 2 मीडियम में पैरेलल आएगी, 3 मीडियम में क्यों नहीं आएगी, ठीक। और फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिप्रेजेंट क्या करता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। तो आप अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में ये उन बच्चों तक पहुंचाइए जिनको इनकी हाईली नीड है, ठीक है ना। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।